हेलो स्टूडेंट, आज मैं इंग्लिश की पहली क्लास 10 से प्रारंभ करने चल रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए और इसको याद रख करके फार्मूले को याद करिए और टेंस को पूर्ण तरह से तैयार करके आप किसी भी एग्ज़ाम या यूपी बोर्ड हो या आप वनडे किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठना चाहते हैं, इसके हेल्प से आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं टेंस की शुरुआत करता हूँ। आज मेरा पहला दिन है, मैं अब टेंस पे प्रारंभ करता हूँ। देखिए टेंस की बात क्या होती है और टेंस कैसे पढ़ा जाता है, इनके विषय में हम सारी बातें आज आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ देखेंगे टेंस की शुरुआत जब हम करते हैं बेटा, टाइम से ही करते हैं। टेंस मीन्स होता है टाइम, टाइम मीन्स होता है समय। समय समय को ही हम काल भी कहते हैं। टेंस को भी हम काल भी कहते हैं। अब टेंस को बात किया जाए तो टेंस को 3 पार्ट में बांटा गया है। टेंस को अगर देखा जाए तो टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है आपका पास्ट टेंस। तीसरा आपका होता है फ्यूचर टेंस। टेंस को कितने भागों में बांटा गया है तो देखेंगे, टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को ही हम कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरे को कहेंगे भूतकाल, तीसरा जो मेरा है इसे कहते हैं भविष्यकाल। टेंस को कितने पार्ट में बांटा गया? टेंस को 3 पार्ट में बांटा गया। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यकाल। वर्तमान जो समय चलता है उनके विषय में ये बात करता है, और भूतकाल जो होता है, जो मेरा बीत जाता है, वो भूतकाल को बताने का कार्य करता है। और फ्यूचर जो होता है वह भविष्य आने वाले समय के समय को बताने का कार्य करता है। अब यहाँ से अगर हम देखें कि प्रेजेंट टेंस को कितने पार्ट में बांटा जाता है, प्रेजेंट टेंस को 4 पार्टों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस को कितने भाग में या कितने पार्ट में बांटा गया है? प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट में बांटा गया है। 4 पार्ट में विभाजित किया जाता है। प्रेजेंट टेंस को 4 पार्टों में विभाजित किया जाता है। पहला होगा इंडेफिनिट टेंस, पहला होगा इंडेफिनिट टेंस। दूसरा पार्ट होगा मेरा कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा जो पार्ट होगा वह होगा परफेक्ट टेंस। जो चौथा पार्ट है वह हमारा है परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन्हीं 4 पार्ट में ये हमारा प्रेजेंट टेंस बटा हुआ है। अभी इसी तरह से हम देखेंगे जो पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस को भी 4 पार्टों में बांटा गया है। पहला होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा हुआ
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसी तरह हम अगर देखें कि पास्ट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, पास्ट टेंस को भी 4 पार्ट में विभाजित किया जाता है। पहला होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी का रिवीजन में करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ होगा इंडेफिनिटो टेंस। दूसरा जो पार्ट होगा कंटीन्यूअस टेंस होगा। कौन सा? कंटीन्यूअस टेंस। जो तीसरा पार्ट होता है वह होता है परफेक्ट टेंस। चौथा जो पार्ट होगा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस 4 पार्ट में पास्ट टेंस को भी विभाजित किया जाता है। इसी तरह से देखें तो फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 होगा आपका इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? इंडेफिनिटो टेंस। दूसरा जो होगा मेरा वो होगा कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस होगा? कंटीन्यूअस टेंस होगा। तीसरा जो मेरा होगा वो होगा परफेक्ट टेंस। चौथा पार्ट है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम देखेंगे, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं कि टेंस के कितने भी होते हैं। टेंस के 3 पार्ट हुए, 3 पार्ट है। पहला पार्ट हुआ प्रेजेंट टेंस, दूसरा पार्ट हुआ पास्ट टेंस, तीसरा पार्ट हुआ फ्यूचर टेंस। अब देखेंगे प्रेजेंट टेंस को कितने पार्ट में विभाजित किया जाता है। तो देखें, प्रेजेंट टेंस को 4 पार्टों में विभाजित किया जाता है। पहला पार्ट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पार्ट होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा पार्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा पार्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसी तरह से देखेंगे पास्ट टेंस को कितने पार्ट में विभाजित किया जाता है। इनको अगर देखा जाए तो ये भी 4 पार्ट में विभाजित है। पहला होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखेंगे फ्यूचर टेंस को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। फ्यूचर टेंस को भी 4 पार्ट में विभाजित किया जाता है। पहला पार्ट होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पार्ट होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा पार्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर चौथा पार्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब यहाँ से देखें कि 4 पार्टों में मैंने बांट दिया। अब यहाँ से सबसे पहले अगर हम देखें तो मेरा आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस होगा मेरा प्रेजेंट टेंस, पहला पॉइंट डालेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा डालेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान कैसे करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आता है, उन्हें हम
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब देखेंगे प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। तो यहाँ पहले पहचान हेडिंग डाल लीजिएगा। पहचान क्या होता है? पहचान हिंदी के जिस वाक्य के अंत में, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आए, आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आता है, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इसको अगर देखें इंडेफिनिट टेंस में कितने पार्ट होते हैं तो देखा जाए तो इसमें भी 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होगा सिंपल सेंटेंस। पहला पार्ट जो होगा मेरा होगा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस की पहचान मैंने बता ही दिया कि प्रेजेंट टेंस की पहचान ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं तो उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब सिंपल सेंटेंस की अगर हम पहचान करेंगे तो इनको जानेंगे कैसे? ये साधारण वाक्य होते हैं। कैसे वाक्य होते हैं? ये साधारण वाक्य होते हैं। इसमें नकारात्मक शब्द नहीं आएंगे, ना ही हमारे इंट्रोगेटिव वाक्य आएंगे। तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य कैसा है, तो कहते हैं यह सिंपल सेंटेंस है। अब सिंपल सेंटेंस के कुछ रूल होते हैं। रूल नंबर 1, रूल फर्स्ट कहता है हिंदी के, रूल फर्स्ट है जिस वाक्य को अगर हम देखें कि हिंदी के जिस वाक्य में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आता है तो उन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब रूल कहता है इस वाक्य में फर्स्ट फॉर्म के साथ, किसके? इस वाक्य में फर्स्ट फॉर्म के साथ, इस वाक्य में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब यहां से एक बात ये भी पूछा जाता है किनके साथ हम यस का प्रयोग करें और किस के साथ हम ईएस का प्रयोग करें। तो यहाँ से लिखिएगा पहले हिंदी के जिस वाक्य में अगर देखा जाए क्या हो, कॉन्सोनेंट और वावेल्स, जब वावेल्स होते हैं तो वावेल्स के साथ हम ईएस का प्रयोग करते हैं और कॉन्सोनेंट वर्ब के साथ, कॉन्सोनेंट के साथ हम यस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ईएस का प्रयोग, ईएस हेल्पिंग वर्ब ईएस का प्रयोग।
हेल्पिंग वर्ब ईएस का प्रयोग सदैव वावेल्स के साथ किया जाता है। ईएस का प्रयोग सदैव वावेल्स के साथ किया जाता है। या आप लिख लीजिएगा, जहां यक्स है, जहां यक्स हो, कहाँ पे, लास्ट में, किसके, वर्ब के लास्ट में। जब वर्ब के लास्ट में ओ यक्स सी एच यस एच आदि शब्द दिखते हैं तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब ईएस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा गो है, गो में देखें तो गो है, लास्ट में कौन सा अक्षर दिख रहा है, लास्ट में हमें वावेल्स दिख रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या किसका प्रयोग करेंगे, गोज ई हेल्पिंग वर्ब ईएस का प्रयोग कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब ईएस का प्रयोग कर देंगे। जैसे मैंने कहा कैच, कैच है। अब कैच में अगर हम बात करें, कैच के में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैच में हम ईएस का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब ईएस का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करते हैं। दूसरा देखेंगे, दूसरा है, मैंने कहा कि वर्ब के साथ लास्ट में इसे कर देंगे, लेकिन अब इनके अलावा जो भी शब्द आए, उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, यस का। तो यहाँ आप लिखेंगे, पहला दूसरा पॉइंट लिखेंगे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के साथ हेल्पिंग वर्ब यस का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब यस का प्रयोग किया जाता है किनके साथ, कॉन्सोनेंट के साथ। जैसे मैंने कहा प्ले, प्ले के लिए, प्ले में किसका, लास्ट में अगर हम देखें तो यहाँ हमारा वाई आया। वाई कैसा अक्षर है, वाई मेरा एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यस का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे PLAY यस। हमने किसका प्रयोग किया, यस का प्रयोग किया। और यहाँ पर देखें, नोट में थोड़ा सा लिखेंगे, नोट है, नोट में लिखेंगे नंबर एक नोट में लिखेंगे कि किनके साथ हमें यस का प्रयोग करना पड़ेगा, किनके साथ हमको यस का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ से भी देखेंगे, ही सी इट नेम के साथ, ही सी इट नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब ही सी इट नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब यस या यस का प्रयोग करते हैं, और किनके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब यस या यस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहाँ से दूसरा नंबर लिखेंगे, आई वी यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है।
यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। यही मेरे रूल थे, इन्हीं रूल पर आपको पूरा कार्य करना है, इनके माध्यम से हम ट्रांसलेट को करना चाहते हैं। अब यहाँ से एक रूल ये हुआ, दूसरा आप लिखेंगे एक चीज और यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब के विषय में सारी बातें बता दिए। अब यहाँ से एक बात और आपको ध्यान देना होता है ट्रांसलेट करते समय, ये आपको ध्यान देना होता है कि जहाँ हैबिट की बात करें, किसकी बात करें? हैबिट की। हैबिट मीन्स होता है आदत। जहाँ आदतें की बात करेगा, हैबिट की बात करेगा, उसके स्थान पर हमेशा याद रखेंगे कि वाक्य को देखेंगे तो यह वाक्य मेरा कैसे कहलाता है, तो यह वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता है। जैसे रूटीन की बात करें, रूटीन की बात करें तो रूटीन माने होता है दिनचर्या। जिस वाक्य में हमें दिनचर्या से संबंधी कुछ क्वेश्चन करता है या प्रश्न की बात करता है, तो वहाँ हम जान जाते हैं कि यह टेंस कैसा है, यह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करता है। और यहाँ से देखेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ की अगर बात करें, जिसे कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य, अगर ऐसे वाक्य मुझे दिखें तो हम वहाँ भी जानते हैं कि यह वाक्य कैसा है, तो हम तुरंत पकड़ लेते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करता है। और चौथा नंबर है इसमें फैक्ट। फैक्ट, जब फैक्ट की बात कर देता है तब भी हम कहते हैं यह हमारा कैसा वाक्य है, यह हमारा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करता है। तो ये हमारे हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान। अब यहाँ से बात आता है कि हम इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। जैसे हमने आपको बताया हैबिट, हैबिट है कि जिसकी आदत हो, जैसे मैं कहा कि वह अंग्रेजी बोलता है। हैबिट का प्रयोग कैसे हम इनको पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं, थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान देना है। जिस वाक्य में हैबिट बताए, जिस वाक्य में हैबिट आए या हैबिट की चर्चा करे या हैबिट का बोध कराए, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी बोलता है। तो इसका मतलब हो गया कि वह अंग्रेजी बोलता है, तो उसका हैबिट है। जब हैबिट की बात करता है तो हम जान जाते हैं तुरंत कि यह प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। तो इसका ट्रांसलेट होगा ही स्पीक, ही स्पीक। स्पीक मीन्स होगा बोलना। अब यहाँ से देखेंगे यस का प्रयोग होगा कि ईएस का प्रयोग होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे ही स्पीक, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब यस होगा कि ईएस होगा। तब आपको यहीं पे देखना होगा कि कॉन्सोनेंट है कि वावेल्स है, ये दिख कैसे रहा है, यह कॉन्सोनेंट दिख रहा है, इसलिए क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब यस का प्रयोग होगा। उसके बाद बचता है इंग्लिश, तो यहाँ लिखेंगे इंग्लिश। यह बात तो मेरी हो गई कि हैबिचुअल की बात करता है। जब हैबिचुअल की बात करेगा तो हम लिखेंगे ही स्पीक्स इंग्लिश। अब दूसरी बात आई रूटीन की या दिनचर्या की चर्चा अगर करें तो कैसे हम यहाँ जानेंगे कि यह कौन सा टेंस की पहचान बता रहा है। तब यहाँ पे हम देखेंगे कि रूटीन की अगर बात कर रहा है तो हम कहेंगे जिस वाक्य में दिनचर्या, किसकी, दिनचर्या की बात कही जाए या दिनचर्या का बोध होता है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे यहाँ से देखिए, मैं रोज 5 बजे उठता हूँ,
जैसे पूछा जाए, कहा जाए मैं रोज 5 बजे उठता हूं। अब इनकी पहचान हो गई, तो पहले तो हम पहचान लिए कि भाई एक से यहाँ से उठा है, ता है, ती है, ता हूँ, ऐसे पहचान सकते हैं। या मैं कहूँ कि यहाँ से मैंने कहा ये किसकी बात कर रहा है भैया, रूटीन की बात कर रहा है, उसका रोज उठने का कार्य है, इसलिए कहा कि यह क्या हो गया, दिनचर्या। रिपीट करना, कोई भी कार्य अगर रिपीट हो रहा है तो हम कहते हैं यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे हफ्ते में चाहे एक दिन कार्य हो, चाहे हफ्ते में भर बराबर कार्य चलता रहे, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जैसे अब यहाँ से लिखेंगे आई वॉक, क्या लिखेंगे, आई वॉक, आई वॉक अप एट 5 o'clock। क्लॉक कब, डेली। ये हो गया मैं रोज 5 बजे उठता हूं। जब ऐसे वाक्य का बोध होता है तो वहां हमें तुरंत बोध करा देता है कि यह रूटीन की बात या रिपीट की बातें पूछी जा रही हैं, कर रहा है। उसके बाद आते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ या सार्वभौमिक। जब सार्वभौमिक की बात करता है तो यह सदा सत्य, सदैव सत्य की बात करता है। जैसे मैंने कहा सूर्य पूरब में उदय होता है, सूर्य पूर्व में उदय होता है। अब इनकी अगर हम चर्चा करें तो सूर्य पूर्व में उदय होता है। आज देखा जाए, सूरज की बात की जाए तो सूरज जब उड़ता था, उगता था, उदय होता था, तो मेरे पिताजी भी देखे हैं, मेरे दादाजी भी देखे हैं, आज मैं भी वही देख रहा हूं कि सूर्य पूर्व में उदय ही हो रहा है। तो इसका मतलब है यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा है। जब ऐसे वाक्य की बोध कराए, वाक्य का बोध होता है, तो हम जान जाते हैं कि यह प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है। अब हम देखेंगे, ये तो हमारे हैबिचुअल थे, हमारे रूटीन की चर्चा किया, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ की बात किया। जब ऐसे वाक्य कभी भी किसी वाक्य में देखते हैं तो वहाँ हमें समझ जाते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करता है। अब यहाँ से एक बात और हम बताना चाहेंगे। अब चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, देखेंगे सिंपल सेंटेंस में यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर हैं, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। या आप लिखिएगा फार्मूला, इसके फार्मूला क्या होते हैं। इसके फार्मूला भैया अगर हम देखें तो हम पढ़ते हैं SBO। अगर हिंदी से अंग्रेजी में जाना है तो हिंदी से अंग्रेजी में जाने के लिए हम SBO का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, SBO का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी ट्रांसलेट को हिंदी से अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम SBO का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर वर्ड होता है। ये हमारे फार्मूले हैं। इसी फार्मूले के माध्यम से हमें ट्रांसलेट करते हैं। अब यहाँ से देखें जो सब्जेक्ट है, अब हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करेंगे तो यहाँ यस या ईएस का ही प्रयोग किया जाएगा। किसके साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ से एक बात आता है कि सब्जेक्ट को पहचाने कैसे, सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका, सब्जेक्ट को पहचान कैसे की जाती है। पहचान, तो इनकी पहचान की जाती है हु का प्रयोग करके। सब्जेक्ट की पहचान के लिए हु का प्रयोग करके, हु का प्रयोग करके सब्जेक्ट को पता किया जाता है।
हु का प्रयोग करके सब्जेक्ट को पता किया जाता है। जैसे मैं कहा कि एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। तो अब सबसे पहले तो ये पहचान करेंगे कि टेंस कैसा है। टेंस की अगर पहचान करते हैं तो मैंने कहा हिंदी के जिस वाक्य में ता, ती, ते, ता है आदि आते हैं तो उनकी पहचान हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। अब यहाँ से दूसरी बात और मैंने बताया कि हम हैबिट से या रूटीन से या यूनिवर्सल से भी पता कर सकते हैं कि इस वाक्य को कैसे बोध करा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे वह पत्र लिखता है, ता है, ताया, तो इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो मैंने कहा कब हम पहचान करें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स होता है करने वाला, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, कर्ता को ही कहते हैं करने वाला, करने वाला। कौन कर रहा भैया, कौन कर रहा है? तब यहां से बात करेंगे कौन लिखता है। अब यहां से बात करें, कहें कौन लिखता है, कौन लिखता है, तो आप तुरंत बताएगा कौन लिखता है, तो बताएगा वह ही मेरा कहलाएगा सब्जेक्ट। वह क्या कहलाएगा? तो वह ही शब्द मेरा कहलाएगा सब्जेक्ट। तो यहां लिखेंगे ही। अब ही के बाद हम अगर बात करें वर्ब की, वर्ब की पहचान हम कैसे करेंगे? तो वर्ब की पहचान करने के लिए हमने कहा कि कभी भी वर्ब को अगर ढूंढना है तो वर्ब को हम कैसे पहचानें। अब वर्ब मीन्स ही होता है, वर्ब मीन्स ही होता है टेंस, वर्ब मीन्स ही होता है टेंस। क्यों? कि वर्ब ही कहलाएगा टेंस, टेंस ही कहलाएगा वर्ब। इनकी यही पहचान होती है। जैसे मैंने कहा वर्ब की अगर बात करें तो वर्ब को पहचानेंगे कैसे भैया? तो यहाँ कहेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। 4 फॉर्म होते हैं। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। तो जब 5 फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात जब करेगा तो हम कहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेगा। अब यहां से देखें ये वर्ब की सेकंड फॉर्म की अगर बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किसकी बात करेगा भैया? ये पास्ट की बात करेगा। किसकी बात करेगा? पास्ट की बात करेगा। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें तो परफेक्ट की बात करेगा। किसकी बात करेगा? परफेक्ट टेंस की बात करेगा। अब फोर्थ फॉर्म की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस की बात करता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करता है। जो B5 है यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता है। किसकी बात करेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेगा। अब यहां से देखिए पास्ट में जब वर्ब के सेकंड फॉर्म की यूज हुआ हो तो हम कहेंगे कि यह पास्ट टेंस की बात करता है। फिर मैंने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करेगा तो हम कहेंगे वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म किस में जाता है? परफेक्ट टेंस की बात करेगा। फिर मैंने कहा वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो यहाँ क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। जैसे हम यहाँ देखें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी जुड़ जाएगा। जब आईएनजी जुड़ जाएगा तो हम कहेंगे यह कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करेगा तो हम कहेंगे परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये किसकी बात कर रहा है भैया? तो आप कहेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। जब कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी जब जुड़ जाता है तो वही कहलाता है मेरा कॉन्टिन्यूअस टेंस।
अब हम यही टेंस की बात किए। अब यहाँ से देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यहाँ है, तो कभी हम इनको भी कह सकते हैं, कभी हम इनको भी कह सकते हैं, दोनों की बात एक ही होता है। अब यहाँ से मैंने कहा वर्ब को पहचानने के लिए, तो वर्ब को पहचान करने के लिए भैया जिस वाक्य में ना शब्द लगा दो, ना शब्द लगाने से वह वाक्य शुद्ध हो जाए या कोई सार्थक शब्द बताए, जब कोई शब्द सार्थक बताने लगता है तो उसे हम कहते हैं वर्ब। जैसे मैंने कहा वह पत्र लिखता है, तो अब लिखता का मतलब हो जाएगा लिखना, यहाँ ना लगा देंगे तो हमें वर्ब की पहचान हो जाएगी, तो हम लिखेंगे राइट। अब यहाँ से देखेंगे यस का प्रयोग होगा कि ईएस का प्रयोग होगा, तो यहाँ कहा, मैंने कहा लिखाए थे ही सी इट नेम के साथ सदैव हेल्पिंग वर्ब यस या यस का प्रयोग किया जाता है, और बताए थे जहाँ वाक्य में वावेल्स आते हैं वहाँ ईएस का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ भी वावेल्स आया है, क्या यहाँ यस का प्रयोग हुआ? नहीं, यहाँ ई पहले से, तो इसलिए यहाँ किसका प्रयोग हुआ? यस का। ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे वह गाना गाती है, वह गाना गाती है, वह गाना गाती है, तो वह का अंग्रेजी क्या होगा? सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है? कौन गाती है? तो कहेगा वह गाती है, तो वह गाती है मीन्स हो जाएगा सी हो गया। सी के साथ अब किसको ढूंढेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ढूंढेंगे। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा तो हम कहेंगे वर्ब कहाँ है? तो मैंने कहा गाती, गाती का मतलब गाना, तो होगा सिंग। सिंग के साथ यस या यस, तो लगाएंगे यस, सिंग्स अ सॉन्ग। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। कहाँ जाता है? वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। ट्रांसलेट करिए। हाँ देखिए, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। हाँ, क्या होगा? तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट होगा ही के बाद क्या ढूंढेंगे? हम ढूंढेंगे वर्ब। जाना है, जाना का अंग्रेजी गो के साथ मैंने कहा था जहां वावेल्स होगा वहां ईएस का प्रयोग होगा। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल डेली। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। तब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है, किसके साथ गो के जहाँ लगा हो किसके साथ टू का प्रयोग हुआ और किसके साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ ध्यान देना है, जब गो के बाद कोई नाउन शब्द आए तो उनके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। अगर नाउन शब्द नहीं आता है तो हम टू का प्रयोग नहीं करते। जैसे यहाँ पे स्कूल आया, स्कूल क्या भैया? एक नाउन है, नाउन बता रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे? यहाँ टू का प्रयोग करते हैं। टू क्या है? एक प्रीपोजिशन है, एक प्रीपोजिशन है। किसके साथ है? स्कूल को जोड़ने का काम कर रहा है टू। अगला लिखेंगे वह रोज पढ़ने जाती है, वह रोज पढ़ने जाती है। तो इसका क्या होगा ट्रांसलेट? तो आप करिए, जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले हम किसको ढूंढेंगे? सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। मैंने कहा कि इनके ढूंढने का तरीका है SVO। अगर SVO के माध्यम से ढूंढते हैं तो हमको कहीं समस्या नहीं होती है। S फॉर सब्जेक्ट होगा, B फॉर वर्ब होगा,
ओ फॉर ऑब्जेक्ट होगा। अगर इनके माध्यम से देखें तो हमको सारी बातें मिल जाती हैं। जैसे मैंने कहा सबसे पहले किसकी जरूरत है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। कर्ता को ढूंढने का तरीका है, मैंने कहा यहाँ चले जाइए नीचे, नीचे से जाने से हमें बताएगा कि कौन सब्जेक्ट है कौन सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पहचान हो गई किसकी भैया, सब्जेक्ट की। कौन जाता है, कौन लगा दो, बताएगा कौन जाता है, कहेगा वह जाता है। वह जाता है ये जाती है, तो कह रहा है नहीं जाती है, तो इसलिए स्त्रीलिंग होगा। यहाँ क्या होगा, सी। सी के बाद क्या लिखेंगे, गो। गो की अंग्रेजी गो, इसके साथ ईएस का प्रयोग करेंगे। सी गोज टू, 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 टू के बाद पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, रीड डेली। ये हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल सेंटेंस। अब यहां से दूसरी बात आती है, तुम प्रतिदिन खेलते हो। तुम प्रतिदिन खेलते हो। तुम प्रतिदिन खेलते हो, तो इसका मतलब हुआ कि तुम प्रतिदिन खेलते हो, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, तो आप बताएंगे यू। यू, यू, यू के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब क्या है, खेलना है, तो यहाँ क्या होगा, यू प्ले। यू प्ले, प्ले के साथ यहाँ यस लगेगा, यस लगेगा ना, तो यहाँ यस लगेगा ना, तो यहाँ यस का प्रयोग होगा। क्यों नहीं होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसलिए नहीं होगा कि मैंने बताया था कि आई, बी, यू, दे के साथ यस या यस या आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। यू प्ले डेली, यू प्ले डेली। मैं वहाँ घूमने जाता हूँ। मैं वहाँ घूमने जाता हूँ, तो इसका क्या होगा भैया, तो लिखेगा आई। आई, मैंने अभी भी बताया आई, बी, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई गो, आई गो, आई गो वॉल्क, आई गो वॉल्क देयर। क्या लिखें भैया, आई गो वॉल्क देयर, मैं वहाँ घूमने जाता हूँ। तो यहाँ पे बताइए आई के साथ आई है, गो है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, क्या यहाँ टू का प्रयोग होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई गो टू वॉल्क देयर, होगा कि नहीं, तो यहाँ पर होगा। क्यों, घूमने जाता है तो कोई वहाँ स्थान होगा तभी वहाँ जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या होगा, आई गो टू वॉल्क देयर। ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। अब लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। इनकी थोड़ा सा लिखेगा पहचान, पहचान। तो लिखेगा हिंदी के जिस वाक्य में नहीं शब्द आता है, नहीं शब्द आता है, उन्हें निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम यहाँ से टेंस की पहचान करेंगे। तो टेंस का बताया मैंने कि ता है, ती है, ते हैं, अगर ऐसे वाक्य दिखता है तो हम कहते हैं कि वह
प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब यहाँ से इनके रूल हैं, लिखिएगा रूल फर्स्ट। यहाँ इस वाक्य की सहायक क्रिया, इस वाक्य की सहायक क्रिया, या आप लिख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब डज या डज नॉट या डू नॉट होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सिंगुलर वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, प्लूरल वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, इस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा, हिंदी के जिस वाक्य में नए शब्द आता है उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब मैंने कहा रूल फर्स्ट क्या है, इस वाक्य की सहायक क्रिया, इस वाक्य की सहायक क्रिया या कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब डज नॉट या डू नॉट होती है। किनके साथ हमें डज नॉट का प्रयोग करना होगा और किसके साथ हमें डू नॉट का प्रयोग करना होगा। तो नियम नंबर 2 बताए हैं, सिंगुलर वर्ब के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं और प्लूरल वर्ब के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, वह रोज स्कूल नहीं जाता है, वह रोज स्कूल नहीं जाता है। क्या होगा इसका ट्रांसलेट? तो इसका ट्रांसलेट होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो भैया। सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? मैंने कहा कौन लगा दो। कौन शब्द लगाने से तुरंत आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट कहाँ है। तो यहाँ कौन लगाओ, कौन जाता है तो बताएगा वह, तो वह क्या हो जाएगा, मेरा सब्जेक्ट होगा। तो कौन जा रहा है, ही। कहाँ जाता है, तो स्कूल जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम वर्ब को ढूंढेंगे। वर्ब कैसे ढूंढेंगे? मैंने कहा कि नीचे से आप अगर चलेंगे तो जो शब्द में ना लगाने से सदैव सार्थक शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो जाना क्या होगा, वर्ब होगा। तो यहाँ लिखेंगे गो, गो नहीं, सबसे पहले हमको करना क्या होगा, हम लिखे पढ़ रहे हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव के पहले हम क्या लगेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो मैंने कहा जहां पर सिंगुलर वर्ब हो तो हम वहां पे डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डज नॉट, क्या लिखेंगे, डज नॉट, फिर लिखेंगे गो टू स्कूल डेली। यही आपका होता है। लेकिन इसका लिख लीजिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूले के बेस पे आप करिएगा। फार्मूला होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे। इसी स्ट्रक्चर पे आपको यह कार्य करना है।
जैसे यहाँ से एक बार देखिएगा, मैंने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भैया, ही है, ही को लिखा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाए, शब्द के अनुसार मैंने कहा सिंगुलर होगा तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, डज का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो यहाँ पर हम डू का प्रयोग करेंगे। तो हुआ ही डज नॉट। अब यहाँ वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने कहा जाना है, इसलिए मैंने कहा गो है, यहाँ पे टू लगा दिए। क्यों टू लगा दिए, मैंने कहा जब वाक्य में नाउन को प्रदर्शित करता है तो हम क्या करते हैं, गो के साथ टू लगाते हैं, अगर नाउन नहीं बताता है तो हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, टू हो गया, टू स्कूल डेली। अगला पॉइंट लिखेंगे, रोहन रोज वहां नहीं घूमता है। हाँ, तो क्या होगा, तो यहाँ लिखिएगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कौन भैया, रोहन है, तो यहाँ लिखेंगे रोहन के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो रोहन के साथ क्या होगा, तो रोहन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे रोहन डज नॉट घूमना का अंग्रेजी वॉल्क के बाद क्या लिखेंगे, वहाँ का अंग्रेजी देयर, और रोज का अंग्रेजी क्या होगी, डेली, तो रोहन डज नॉट वॉल्क देयर डेली। ये आपका होता है कि सिंगुलर वर्ब का। अब दो उदाहरण देखेंगे आप प्लूरल का, जैसे मैंने कहा तुम रोज बाजार नहीं जाते हो, तुम रोज बाजार नहीं जाते हो। तुम रोज बाजार नहीं जाते हो, तो कैसा शब्द है, तुम रोज बाजार नहीं जाते हो, तो मैंने कहा एक पॉइंट और ध्यान देना, ही सी इट और नेम जहां ऐसे वाक्य की बात करे तो वह सदैव सिंगुलर की बात करता है, और आई बी यू दे की बात करे तो वह सदैव प्लूरल की बात करता है। इनको ध्यान देते हुए आप यहाँ कर सकते हैं, जैसे यू है, यू क्या है, प्लूरल की बात कर रहा है, यू होगा, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया डू या डज का, तो यहाँ होगा डू नॉट, फिर क्या लिखेंगे, गो टू मार्केट डेली। मैं प्रतिदिन पत्र नहीं लिखता हूं, मैं प्रतिदिन पत्र नहीं लिखता हूं। मैं प्रतिदिन पत्र नहीं लिखता हूं, इसका ट्रांसलेट क्या होगा, तो आप कहेंगे सबसे पहले तो ये देखेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल है। जब वाक्य मेरा प्लूरल होता है तो हम उस जगह हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। अब जब सिंगुलर होता है तो उस जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आई डू नॉट। उसके बाद लिखना का अंग्रेजी क्या होगी, राइट के बाद क्या लिखेंगे, तो हम कहेंगे पत्र की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है, प्रतिदिन डेली। तो आई डू नॉट राइट आ लेटर डेली। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस था। मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज करेंगे और कहाँ यूज नहीं करते हैं। सिंगुलर के साथ डज नॉट का प्रयोग, प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करके हम नेगेटिव सेंटेंस को पहचानते हैं।